हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल विद एवी। आज हम आपको लेकर आ रहे हैं भारत के 9 यूनियन टेरिटरीज में से एक दमन एंड दीव में। इस वक्त हम दीव में हैं। यहाँ से दमन की दूरी लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है। ये क्षेत्र गुजरात से एक ब्रिज के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो आइए इस इलाके को घूमते हैं। इस आइलैंड जो कि अब गुजरात से एक ब्रिज के रास्ते जुड़ गया है, तो पूरी तरह से आइलैंड नहीं रहा, पर फिर भी ये एक आइलैंड ही है, तो इसको घूमते हैं। यहाँ पहले पोर्तुगीज़ का शासन था, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें पोर्तुगीज़ की निशानियाँ या उनसे जुड़ी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आइए दमन एंड दीव के इस द्वीप क्षेत्र को घूमते हैं। दोस्तों, दीव के इस सफ़र की शुरुआत हमने सोमनाथ जी से की और करीब 85 किलोमीटर की यात्रा 2 से ढाई घंटे में पूरी करने के बाद हम दीव पहुंचे। दीव एक आइलैंड क्षेत्र है जो गुजरात से एक ब्रिज के माध्यम से जुड़ा है, जिसका नाम डॉक्टर श्यामजी ब्रिज है। डॉक्टर श्यामजी ब्रिज से उतरते ही जब आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आप दीव के पहले टूरिस्ट डेस्टिनेशन INS खुकरी म्यूजियम पहुंचते हैं। हाँ तो दोस्तों, मेरे ठीक पीछे है INS खुकरी। मैं पहली बार किसी वॉरशिप को देख रहा हूँ। खैर, ये वॉरशिप अब आपका डीकमीशन्ड हो चुका है। 1971 की वॉर में पाकिस्तान ने इसे डुबा दिया था, पर फिर भी मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा आज तक मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। अब इसको अंदर से चेक करेंगे। चलिए चलते हैं। म्यूजियम में प्रवेश के लिए एंट्री टिकट लेना होगा, जिसकी टिकट 100 रुपये है और आर्मी पर्सनल, नेवी, एयरफोर्स के सैन्य अधिकारियों के लिए ये टिकट फ्री है। एक खास बात यह है कि जब आप टिकट ले रहे होंगे तो यहाँ पर कैश अलाउड नहीं है, केवल डिजिटल पेमेंट्स ही की जा सकती हैं। ये INS खुकरी का सेकंड मॉडल है। फर्स्ट मॉडल को 1971 की वॉर के टाइम पे पाकिस्तान ने अटैक करके डुबा दिया था। INS खुकरी एक वॉरशिप थी जिसका सर्विस एक्सपीरियंस बेहद कमाल का था और जितनी दूरी इसने तय करी है शायद ही किसी और शिप ने तय की हो। अभी इस समय हम INS खुकरी के डेक पर हैं। इसको लेकर एक बहुत ही रोचक जानकारी मुझे पता चली है कि इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है या इसने समुद्र में इतना सेल किया है कि उतने में आप 3 राउंड जो है वो चांद से पृथ्वी तक के मार सकते हैं। तो सोचिए कितना जो है वो बड़ा गौरवशाली इतिहास इस शिप का रहा है। आगे बढ़ते हैं। भाई, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। आप लोग भी जब आएँ तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिएगा। बिल्कुल जो है वो एक ऐसी लाइफ जो है वो आपका देखने को मिल रही है जो कि नेवल शिप ऑफिसर्स जो हैं वो आपका जो है वो उन्होंने जी होगी। मेरे तो गूज़बम्प्स जो है वो एकदम आ रहे हैं। मज़ा आ रहा है बिल्कुल इस चीज़ को देख के। यहीं पर नीचे जो है वो आपका इंजन रूम का रास्ता है। जनरली शिप में पीछे या सेंटर की तरफ ही होता था इंजन। ये भी इस शिप का यही हिस्सा है। ये इनके बंकर बेड्स। ये आपका जो भी हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी के लिए रहा होगा। बाथरूम, ऊपर चलते हैं। अब तो मुझे भाई कैप्टन जैक स्पैरो वाली फीलिंग आने लगी है। आ जाइए, अंदर आ जाइए। नाइट विजन कैमरा। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। क्वार्टर मास्टर चेयर, कैप्टन्स चेयर, पायलट को पायलट के टाइप का।
तो गियर्स वगैरह के जो लीवर्स वगैरह हैं सब कुछ हटा दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप ड्यू आते हैं तो इस वॉरशिप म्यूजियम को एक्सपीरियंस करना मेरी नज़र में तो मस्ट है। ऐसा एक्सपीरियंस बार बार नहीं मिलेगा। तो चलिए अब ड्यू के दूसरे सबसे बड़े टूरिस्ट स्पॉट पे चलते हैं, जो इस वॉरशिप म्यूजियम के पास ही है। तो दोस्तों, इस वक्त हम ड्यू के एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। ये है ड्यू फोर्ट। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कभी ये पोर्तुगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन का एक मेन पॉइंट हुआ करता था, यहीं से वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। ये फ़ोर्ट है, बहुत पुराना 16th सेंचुरी फ़ोर्ट है। यहाँ पर कई मूवीज़ जैसे कि अजय देवगन की क़यामत, अक्षय कुमार की जो अभी रिसेंट मूवी आई थी राम सेतु, उनकी शूटिंग भी यहाँ पर की गई है। तो आइए इस फोर्ट को और घूमते हैं और देखते हैं यहाँ पर किस तरह की साइट्स हैं। फिलहाल ड्यू फोर्ट्रेस में एंट्री का कोई टिकट नहीं है। ये समय आप जो मेरे साथ कैनन देख रहे हैं और पीछे भी कैनन्स हैं, ये इस तरीके के मटेरियल से बनाई गई हैं कि ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती थी, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और ये एरिया तो खासकर मेरे को अभी पूरी तरीके से गोवा की वाइब्स दे रहा है। बहुत ही कूल जगह है ये। ड्यू के इस फोर्ट का निर्माण पुर्तगालियों द्वारा 16वीं सदी में करवाया गया था। यह एक डिफेंसिव फोर्ट है जिसका निर्माण 1535 में बहादुर शाह और पुर्तगालियों द्वारा संयुक्त रूप से मुगल बादशाह हुमायूं के हमलों से बचने के लिए किया गया था। इसे विश्व में पुर्तगालियों द्वारा निर्मित 7 अजूबों में से एक माना जाता है। पुर्तगालियों द्वारा इस फोर्ट से अपना एडमिनिस्ट्रेशन संचालित किया जाता था। इस फोर्ट से उन्होंने 1537 से लेकर 1961 तक, जब तक उन्होंने यहाँ शासन किया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से संचालित किया। इस किले पर कब्जा करने को लेकर कई बार हमले किए गए, कभी तुर्क, कभी मुगल बादशाह तो कभी अन्य सुल्तानों ने इस किले पर कब्जे के लिए हमला किया, पर यह किला अविजय रहा और हमेशा पुर्तगालियों ने इसकी रक्षा की। 19 दिसंबर 1961 में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया। उस वक्त इस किले की रक्षा में केवल 350 पुर्तगाली सैनिक थे। उन्होंने आत्मसमर्पण किया और पुर्तगालियों ने दामन एंड दीव और साथ साथ गोवा पे अपना शासन खत्म किया और इस प्रकार ये किला भारत के अधीन आ गया और ड्यू भारत की एक यूनियन टेरिटरी बन गया। ड्यू के इस फोर्ट में कुल 40 तोपें लगाई गई हैं जो कि अष्ट धातु की बनी हुई हैं। फोर्ट के सामने ही ये जो छोटा सा आइलैंड फोर्ट दिख रहा है, इसमें कयामत मूवी की शूटिंग हुई थी और तब इसे एक जेल के रूप में पेश किया गया था। इस फोर्ट का कुल क्षेत्रफल लगभग 5.5 हेक्टेयर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 26.40 मीटर के आसपास है। ठीक मेरे पीछे वो बड़ा सा आप देख रहे हैं, वो एक लाइट हाउस है। ये पोर्टुगीज़ फोर्ट बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपका बड़ा है। हमारी चलते चलते हालत ख़राब हो गई है यहाँ पर। खैर वो ई-व्हीकल्स, बैटरी व्हीकल्स जो है वो आपका चल रहे हैं, पर वो इतने ज़्यादा फुल हैं कि हमें ये रास्ता जो है वो पैदल ही सफ़र करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, हिम्मत रही फिर मिलेंगे। ड्यू का ये फोर्ट काफ़ी विशाल है और पुर्तगालियों द्वारा भारत में बनाए गए अन्य फोर्ट से भी बड़ा है, जैसे दामन के फोर्ट और गोवा के अगवाड़ा फोर्ट से ये काफ़ी बड़ा है। इस फोर्ट के इस टॉप पॉइंट से आपको काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं और अगर समय की बात की जाए तो इस पूरे फोर्ट को घूमने में करीबन 2 से ढाई घंटे का समय लग सकता है। आने वाले समय में यहाँ लाइट एंड साउंड शो की भी व्यवस्था की जा रही है, तो होप सो जब अगली बार हम यहाँ पर आएँ तो हमें लाइट एंड साउंड शो भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और ड्यू के अन्य टूरिस्ट स्पॉट को देखने चलते हैं। ड्यू शहर अपने आप में एक हेरिटेज है और अगर आप इस शहर को अच्छे से घूमना चाहते हैं तो साइकिल के जरिए ही आप इस शहर को अच्छे से घूम सकते हैं, क्योंकि तंग गलियां हैं, आसान नहीं है इन गलियों में गाड़ियां चलाना, तो इसीलिए आप एक साइकिल किराए पे लें और ड्यू शहर को घूमें।
अब हम आ चुके हैं ड्यू फोर्ट से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद जालंधर बीच में। तो यहाँ एक स्थानीय व्यक्ति से मिलकर उनसे इसके बारे में जानते पहले हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। अच्छा, आप यहीं पे लोकली आप यहीं पे? अच्छा, आप यहाँ पर कोई मंदिर के बाद? 100 मिनट का रास्ता है। हाँ जी सोमनाथ मंदिर कहते हैं इसको। जी वो एक देखने के लायक चीज़ है। जी वो पुरानी है, 3 मंजिला नीचे है। जी। और पानी का झरना किधर से आता है वो आपको मालूम नहीं होगा। अच्छा, कहाँ पानी जाता है और कहाँ से आता है कुछ आइडिया नहीं। कुछ आइडिया नहीं। वो देखने वाली चीज़ है वही। वो देखो। और फिर उसके बाद एक सीताराम मंदिर आता है। इसलिए सीताराम मंदिर का वही पर शंकर का मंदिर है। वो भी 3 मंजिला नीचे है। वो भी देखने के लायक है। वो तो बहुत अच्छा है। आप देखोगे कि क्या है, कोई नहीं गंगे सो जाओगे सब वो है, लेकिन ये तो अति सुंदर है। चलो, फिर यहाँ पे तो जाना बनता है बिल्कुल, है ना? लोकल से ज़्यादा और कौन जो है वो बता सकता है? नहीं, तुम जाओगे ना, याद करोगे नहीं, अंकल ने ये दिखाया था। अच्छा बिल्कुल। हाँ, देखोगे। ठीक, थैंक यू सर। जालंधर बीच के साथ ही मौजूद है ड्यू की हेरिटेज वॉक। ये हेरिटेज वॉक लगभग 1 किलोमीटर की है, जो जालंधर बीच से शुरू होती है और यहाँ से ड्यू बस स्टॉप तक जाती है। ड्यू हेरिटेज वॉक से आप जालंधर बीच के सुंदर नज़ारे देख सकते हैं, और क्योंकि इसके सामने ठीक अरेबियन सी है तो उसके खूबसूरत नज़ारों का भी आप व्यू यहाँ से ले सकते हैं। ड्यू एक बेहद गर्म क्षेत्र है, तो यहाँ पर अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको कुछ ना कुछ समय में यहाँ पर लिक्विड पीते रहना चाहिए। यहाँ नारियल पानी की भी कई शॉप्स हैं, तो आपको आसानी से नारियल पानी मिल जाएगा। ड्यू घूमते वक्त एक बात का और ध्यान रखें कि यहाँ के लगभग हर टूरिस्ट स्पॉट में आपको 50 रुपए की पार्किंग फीस देनी पड़ती है। अब दिन का समय हो गया था तो हमें भूख भी काफ़ी लग गई थी, तो खाने के लिए यहाँ पर 2-3 अच्छे ऑप्शंस हैं कि आप नगोआ बीच में लंच कर सकते हैं, वहाँ नहीं तो आप ड्यू फोर्ट के सामने भी कुछ स्टॉल्स हैं, वहाँ लंच कर सकते हैं। हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ लंच करेंगे एक बेहद प्रसिद्ध स्टॉल में, जो कि मैगी और फ्रेंच फ्राइज के लिए बहुत फेमस है। भैया आपका नाम क्या है? भावेश ज्ञानी। भावेश ज्ञानी जी। जैसे मुझे यहाँ पे महाराज वड़ा पाव वाले कहते हैं। अच्छा, ये आपका कार्ट है? ये मेरा है। और हाँ, क्या क्या बनाते हैं आप यहाँ पे? मैं 2 ही चीज़ बनाता हूँ। हाँ जी। लाइव चिप्स बनाता हूँ आलू कटिंग करके। अच्छा, आपके सामने फोर्जन तो हर जगह पे मिलता है, आपको बताइए। जी जी जी। वो 2 मिनट में आपको देते हैं, उसमें क्रिस्पी रहता है। हाँ जी। लेकिन मैं जो बना रहा हूँ वो लाइव बनाता हूँ। अच्छा, लाइव बनाता हूँ, उसमें भी क्रिस्पी बनाता हूँ। जो फोर्जन में आपको क्रिस्पी मिलता है, वो मैं आपको आलू कटिंग करके क्रिस्पी बना के देता हूँ। वो मेरी कारीगरी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़, मैगी तो हर जगह पे मिलती है, आपको भी पता है, कोई भी घर पे भी बना सकता है। जी जी जी। लेकिन मेरा जो मैगी बनाने का तरीका है, उसमें मैं अपने 2 मसाले हाथ से बनाए हुए हैं। अच्छा, मैगी मसाला के अलावा आपके अपने मसाले हैं? मेरे खुद के मसाले, वो मैं बढ़िया। आपको जैसे ही उसमें डालता हूँ, उसका जो स्वाद है वो एकदम डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, तो असली मैजिक मसाला आपके पास है, आपके हाथों में है। तो हाँ जी, हाँ बिल्कुल, बहुत आप ये तो बनता है। खाओगे, टेस्ट करोगे, आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं मजा आया, ऐसा कहीं नहीं खाए। और वो यहाँ पे नहीं, ऑल इंडिया में आपको कहीं नहीं मिला, क्योंकि मसाले ही मेरे खुद के बनाए हुए हैं। अच्छा, तो आपको कहीं मिलेगी बिल्कुल सही बात। मैगी तो हर जगह पे मिलने वाली, लेकिन जी। मसाले जो टेस्ट में दे रहा हूँ हाँ वो आपको नहीं मिलेगा। भैया, तो आप उसकी थोड़ा वजह अपना से जो है वो फेमस मेरा हाँ जी। ये मैगी जाना जाता है। रामदेव ग्रुप ऑफ फास्ट फूड जो हाँ। फेमस मैगी। और ये हेरिटेज वॉकवे के पास में, चंद्रिका माता मंदिर के पास, हाँ जी, ये अरे हूँ क्या बीजू भाई, जलंधर बीच। जलंधर में। हाँ, जलंधर बीच भी ये बोलते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में लिखा है हेरिटेज वॉकवे। जी। उसके पास में चंद्रिका माता गेट के पास में भी कहा जाता है। बढ़िया, बराबर, जलंधर बीच में रामदेव ग्रुप। तो चलिए अब हम भैया की मैगी ट्राई करेंगे, है ना, और फिर हम उसका टेस्ट बताते हैं आपको। टेस्ट करने के बाद मुझे बताओ कि ऐसा खाया कहीं कि नहीं, चटपटा नहीं लगे तो बताना। वाह। भैया के मैगी पकाने के स्टाइल से ही पता चल रहा है कि जितनी चटपटी उनकी बातें हैं, उतनी ही चटपटी उनकी मैगी भी होने वाली है। तो आइए इस मैगी को खाकर चखते हैं और बताते हैं कि इसका क्या स्वाद है। ये आपके सामने मैंने आलू कटिंग किया, छिलका निकाला, ये कटिंग करके इसमें डाला है। अभी ये जैसे ही पकेगा, तेल में फ्राई होगा, आप देख लेना ऐसा क्रिस्पी कहीं आपने खाया कि नहीं खाया, बताना लाइव। रेडी। अभी तेल जैसे ही
गर्म होगा उसमें डाल दो। और कुछ किया मैंने नहीं है, आटा डाला है, नमक डाला है और ये आलू कटिंग करके रखा है। लेकिन फिर भी ये चिप्स के क्रिस्पी बनेगा। दूसरे लोग जो बनाते हैं उसमें क्या होता है, थोड़ी देर में लूज हो जाता है 5 मिनट में, ये लूज नहीं होगा, क्रिस्पी रहेगा। 10 मिनट रख दो, आधा घंटा रखो, कला 1 घंटा रखो, क्रिस्पी रहेगा। ये मेरी खासियत है। अभी बढ़िया लग रहा है, आप देखिए बताते हैं खा के। अब मेरा मन तो वही कर रहा है कि क्या बोलते हैं इसका सीक्रेट क्या है, तो भाई ये तो सीक्रेट है। ये मिर्ची नहीं है, मसाला है मेरा खुद का। ये जो डाल रहा हूँ ना, ये मसाला है जो टेस्टफुल है। ये जो मैंने अभी डाला आपके सामने, ये भी मेरा मसाला है। अब ये जाके मैं डालता हूँ कंपनी का मैजिक मसाला। ये कॉम्बिनेशन बना के रखा है। ये लास्ट में मैं मैजिक मसाला डालता हूँ, पहले नहीं डालता। पहले मेरा मसाला जो रहता है वो, ये थोड़ा सा इसके स्वाद में टेस्ट आए इसके लिए। अब आप इसको टेस्ट करो। ये प्लेट मेरी हो चुकी है तैयार जी। जालंधर बीच के इन नज़ारों के साथ इस फ्रेंच फ्राइज और मैगी को खाने का मज़ा ही अलग आ गया। इसने भूख और आत्मा दोनों को ही तृप्त कर दिया। तो अभी हमने भैया की मसाला मैगी और क्रिस्पी पोटैटो जो है वो खाए हैं, और सही में उनका स्वाद जो है वो एकदम लाजवाब था, बिल्कुल हटके। और इसके नाश्ते के फ़ैन जो है वो सिर्फ हम ही नहीं है, पोर्टुगीज़ भी भैया के फ़ैन हैं, जो कि हर ट्यूसडे भैया के पास आते हैं। मैं तो भाई बोल रहा हूँ भैया को, भैया यहाँ क्या कर रहे हो, आप दिल्ली चलो, है ना। हम दिल्ली वाले 4-5 बजे हमने जो है ऐसी दुकानों पर जो है वो इकट्ठा हो जाना है। तो भैया गुजराती दिल्ली पे आके राजी कर है ना। चलो ठीक है, सब आ जाएंगे। तो इधर का क्या, आपके जैसे लोग जो आते हैं हमारे दोस्त, उनको खिलाने के लिए हम यहाँ पे रुके। भैया का एक सीक्रेट मसाला है, वो वाइट प्याज का पाउडर और आपका लहसुन पाउडर जो है वो आपका जो है वो डालते हैं, और भी कुछ है, वो भैया का सीक्रेट है। पर मेन इंग्रेडिएंट उसके ये हैं, और उससे सही में स्वाद जो है वो एकदम लाजवाब बन जाता है। मजा आ भी गया, बिल्कुल मजा आ भी गया, मजा आ भी गया ना? मजा आ भी गया। तो नहीं, अब दूसरी बार यहाँ पे वापस आना, और आप लोग जो भी देख रहे हो उनसे भी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे कभी भी आप दीव आओ तो एक बार हमारे यहाँ के मुलाकात लीजिए और टेस्ट कीजिए। अगर मेजा नहीं आए, आपको अच्छा नहीं लगे, पैसा नहीं, वो हो ही नहीं सकता, गारंटी। आपको पैसा देना पड़ेगा। ये भैया की चाल है, फंसा रहे हैं, ठीक है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, तुम्हें देना पड़ेगा भाई। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। जालंधर बीच से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद है सोमनाथ मंदिर। ये दीव का सोमनाथ मंदिर है, जहां जाने के लिए आपको तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। जब हम दिन में इस मंदिर पहुंचे तो ये मंदिर बंद था, इसीलिए इस मंदिर के बारे में हम ना ज़्यादा जान पाए और ना ही इसको ज़्यादा ढंग से देख पाए। तो अगर आप में से कोई कभी इस मंदिर में आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें और हमें इस मंदिर के बारे में बताएं। तो चलिए अब सोमनाथ मंदिर जी से बाहर निकलते हैं और यहाँ से चलते हैं दीव के सबसे फेमस, इस वक्त के सबसे ज़्यादा इंस्टाग्रामिक मंदिर को देखने के लिए, जिसका नाम है गंगेश्वर महादेव। हम हैं इस समय गंगेश्वर महादेव में। अभी हम अंदर जाएंगे, उसके दर्शन करेंगे, पर उससे पहले समुद्र देख के मेरे मुंह में समुद्र आ गया है, तो मैं तो जा रहा हूँ अंदर। गंगेश्वर महादेव इस वक्त बहुत ही वायरल मंदिर हो रखा है। इस मंदिर की रील्स और इस मंदिर से जुड़े शॉर्ट्स आपने कई बार यूट्यूब और इंस्टाग्राम में देखे होंगे। इस मंदिर के बारे में हमें भी दीव आके पता चला। हमने भी इसको इंस्टाग्राम में कई बार देखा था, पर हमें ये नहीं पता था कि ये मंदिर दीव में स्थित है। जब हम यहाँ पर आए तो हमें इस मंदिर के बारे में पता चला। माना जाता है इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 5,500 साल पहले पांडवों द्वारा किया गया था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और पांडव भगवान शिव की तलाश में भारत में जगह जगह भ्रमण कर रहे थे, तो उस वक्त वो इस स्थान पे आए थे और उन्होंने यहाँ पर आके इन 5 शिवलिंगों का निर्माण किया था।
इस मंदिर में आने का बेस्ट टाइम सुबह और शाम है, क्योंकि सुबह और शाम यहाँ पर हाई टाइड रहता है, जिस कारण समुद्र का पानी इस मंदिर में प्रवेश करता है और शिवलिंगों का जल अभिषेक करता है। ये जगह दीव का एक मस्ट विजिट पॉइंट है। जब भी आप दीव आएँ तो गंगेश्वर महादेव ज़रूर आएँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको भारत में शायद ही कहीं और मिले। ये मंदिर एक गुफा में स्थित है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये लगभग 5000 साल पुराना है और यहाँ प्रत्येक शिवलिंग का निर्माण एक पांडव द्वारा किया गया है, इसलिए यहाँ 5 शिवलिंग हैं जो 5 पांडवों द्वारा निर्मित हैं। इस मंदिर को समुद्र मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का नाम गंगेश्वर, गंगा और ईश्वर से लिया गया है, जिसका अर्थ है गंगा का भगवान या गंगा का ईश्वर। गंगा भगवान शिव से जुड़ी थी और तब वह स्वर्ग से धरती पर उतर रही थी। यह भगवान शिव थे जिन्होंने अपने चरम वर्तमान से ग्रह को बचाने के लिए अपनी जटा में अपना पानी रखा, इसलिए भगवान शिव को गंगाधर या गंगेश्वर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के शिवलिंगों का आकार अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कुछ शिवलिंग बहुत बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, जिसका कारण है कि यहाँ पांडवों ने अपने आकार के अनुसार शिवलिंग का निर्माण किया था। सबसे बड़ा शिवलिंग भीम द्वारा बनाया गया है। इस मंदिर में आप आराम से आधा पौना घंटा बिता सकते हैं। यहाँ लगातार यात्री और दर्शनालु आते रहते हैं। कुछ लोग समुद्र के इस पानी के मज़े लेने आते हैं तो कुछ गंगेश्वर मंदिर की महिमा और भगवान के दर्शन करने आते हैं। तो चलिए अब गंगेश्वर महादेव मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर नगुआ बीच चलते हैं, जो कि एक ब्लू फ्लैग बीच है और बहुत खूबसूरत बीच है। जब आप गंगेश्वर महादेव से नगुआ बीच की ओर जाते हैं तो रास्ते में एक और बीच देखने को मिलता है, जहां एक छोटी सी मार्केट है और उसके साथ साथ बच्चों के लिए और फोटो खिंचवाने के लिए कई सारे अमेजिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गोवा के व्लॉग में। मजाक कर रहा हूँ। हम अभी नगोआ बीच में हैं, जो कि दीव में ही पड़ता है, पर इसकी वाइब्स गोवा से कम नहीं है। बहुत ज़बरदस्त ये आपका हॉट एंड हैपनिंग प्लेस है यहाँ की। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर लोग आते हैं, पार्टी करते हैं, चिल करते हैं, रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं और सही मायने में ये गोवा ही है। चलिए घूमते हैं इसको। नगोआ बीच 2 किलोमीटर के स्ट्रेच में फैला हुआ एक बीच है। ये बीच बेहद साफ सुथरा और खूबसूरत बीच है। जब आप इस बीच पे होते हैं तो आपको गोवा या भारत के अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे फेमस बीचों की याद आती है। यहाँ से आप सनराइज और सनसेट के अद्भुत नज़ारे देख सकते हैं। और क्योंकि गुजरात एक ड्राई स्टेट है तो ज़्यादातर गुजरात के लोग वीकेंड्स पे दीव आते हैं और उसमें भी वो नगोआ बीच आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे बार और क्लब्स हैं जिनमें वो लोग अपनी वीकेंड्स को ईजिली एंजॉय कर सकते हैं। नगोआ बीच हॉर्सशू बीच है और ये अपने वाटर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी फेमस है, जो सुबह 8:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ पर ज़्यादातर वाटर एक्टिविटीज़ की कॉस्ट 300 रुपये से 500 रुपये है। जब आप इस बीच पे आएँ तो इस बात का ध्यान रखें कि ये बीच नॉन स्विमर्स के लिए थोड़ा सा अनसेफ है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे हिडन स्लोप्स हैं। नगोआ बीच में फूड्स के कई सारे स्टॉल हैं। तो हमने ऑर्डर किया है पनीर अंगारा और बटर नान। अब पनीर अंगारा हमारा जो है आपका पिछले कुछ टाइम से 1-2 बार हमने ट्राई किया, द्वारकाधीश में भी किया, तो हमें बहुत पसंद आया, तो हमने यहाँ पर भी उसी को रिपीट किया। देखते हैं यहाँ का कैसा है। सच कहूँ तो नगोआ बीच का खाना उतना टेस्टी नहीं है जितना गुजरात के बाकी जगहों पे है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो फिर भी आप यहाँ का सी फूड ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ वेज ऑप्शंस में तो इतना कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा, पर हाँ नॉन वेज के ऑप्शंस थोड़े बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ पर फ्रेश फिश खा सकते हैं। दीव में एवरेज होटल प्राइसेस गुजरात के बाकी जगहों के मुकाबले काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। यहाँ पर 3500 से 4000 रुपये फॉर डबल ऑक्यूपेंसी के रूम आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, जिसमें हम आपको ले जाएंगे गिर और जूनागढ़ में। हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।